मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों ने पढ़ा लैमार्कवाद। लैमार्क चाचा ने आकर के क्या नियम दिया, आप लोगों ने पढ़ लिया। बताओ लैमार्क बताएं कि भैया जो जिराफ था ना, वो जिराफ का गर्दन कैसी थी? बताओ कैसी थी जिराफ की गर्दन? तो जिराफ की गर्दन छोटी थी, घास खाता था, घास खत्म हो गई, उसको उचक उचक के खाना पड़ा, इसलिए गर्दन उसकी लंबी हो गई। फिर पढ़े तुमने डार्विनवाद। डार्विन ने 5 साल तक एक जहाज में यात्रा की थी। कोई नाम बता सकता है? एनीथिंग एल्स? कोई नाम बता सकता है? बताओ बताओ, तुम बता सकते हो क्या? हाँ तुम ही जो हंस रहे हो, बताओ बता सकते हो? नहीं बता सकते, पीट देंगे तुमको। फिर से वीडियो को देखो डार्विनवाद को। डार्विन ने MHS बीगल नामक जहाज में पूरे देश की यात्रा की थी। वो एक विश्व सर्वेक्षण जहाज था, ठीक है। वो कई द्वीप में जाते हैं और बहुत ढेर सारी चीज़ों के बारे में खोजते हैं, रिसर्च करते हैं, ठीक है। इसके बाद ऐसा सीन उनका कुछ होता है डार्विन का। 20 साल बाद डार्विन की पुस्तक आती है। डार्विन की पुस्तक तो हम नहीं बताएंगे। लैमार्क की पुस्तक पता है किसी को? बताओ लैमार्क की पुस्तक भूल गए सब? जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ डार्विन और लैमार्क की पुस्तक का क्या नाम है। जल्दी से बताओ। मुझे तो याद है, मैं तो बता दूंगा तुरंत। फिलॉसफिक जूलॉजिक लैमार्क की पुस्तक है, और डार्विन की पुस्तक अब तुम बताओगे, अब मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो डार्विन का जो सिद्धांत था वो था प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। लेकिन डार्विन ने वहां पर जो लक्षण प्रकट हो रहे थे ना, तो डार्विन ने बताया कि ये लक्षण विभिन्नताओं के द्वारा प्रकट हो रहे हैं, ठीक है। तो डार्विन ने वहां पे उत्परिवर्तन के बारे में कुछ भी नहीं बताया। उत्परिवर्तनवाद जिसको बोलते हैं म्यूटेशन, म्यूटेशन थ्योरी, उत्परिवर्तनवाद। तो उत्परिवर्तनवाद किसने दिया? म्यूटेशन थ्योरी किसने दिया? तो उत्परिवर्तनवाद जो था ना, उसको दिया ह्यूगो डी ब्रीज। यार क्या नाम आ गया, हंस रहे हो क्या? सच में बहुत प्यारा सा नाम है ना, ह्यूगो डी ब्रीज। ब्रीज रखा, ब्रीज जानते हो? ब्रिज, ब्रिज क्या होता है जानते हो? अच्छा ये बताओ, तुम लोग ब्रिज और फ्लाईओवर में अंतर जानते हो कि नहीं? ब्रिज पता है क्या होता है? आप लोग जो जाते होंगे, टहलते होंगे ना, तो आपको कहीं पे रास्ते के ऊपर जो पुल मिलता है ना, आप लोग बोलते हैं उसे ओवर ब्रिज बोलते हैं। ब्रिज में चढ़ के चले जाएं। ब्रिज वास्तव में जानते हो क्या होता है? ब्रिज का मतलब, फ्लाईओवर का मतलब, अंतर जानते हो? फ्लाईओवर वो होता है जो रास्ते के ऊपर बनता है, नीचे भी रास्ता रहता है, या नीचे घर वर रहते हैं, ऊपर से भी फ्लाईओवर बन जाता है, उसको बोलते हैं फ्लाईओवर। ब्रिज जो होता है ना, वो नदियों में बनाया जाता है, समुद्रों में बनाया जाता है। वो समुद्र में तो नहीं, नदियों में बनाया जाता है वो, ठीक है। ब्रिज मतलब पानी के अंदर बनाया जाता है उसको, ठीक है, पानी के अंदर। इस जैसे ये घाट है, ये घाट है, इन घाट को जोड़ने के लिए क्या बनाया जाएगा? फ्लाईओवर नहीं बनाया जाएगा, ब्रिज बनाया जाएगा, उसे बोलते हैं ब्रिज। तो पानी के ऊपर जो पुल बनता है उसे बोलते हैं ब्रिज, और जो सड़क रोड के ऊपर जो पुल बनता है उसको बोलते हैं फ्लाईओवर। कभी अंतर बोलना नहीं, ठीक है। तो जो ह्यूगो डी ब्रीज थे, इन्होंने 1901 ईस्वी में, ठीक है, ह्यूगो डी ब्रीज ने 1901 ईस्वी में म्यूटेशन थ्योरी को दिया, ठीक है। ह्यूगो डी ब्रीज एक हॉलैंड के एक वैज्ञानिक थे, प्राकृतिक वैज्ञानिक थे। कहाँ के? हॉलैंड के। तो इन्होंने एक वो देखते हैं, एक पौधे को देखते हैं। पौधे का नाम होता है इवनिंग प्राइम रोज। इवनिंग प्राइम रोज, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑर्निथेरा लैमार्कियाना, है ना, ऑर्निथेरा लैमार्कियाना, ठीक है। तो ह्यूगो डी ब्रीज क्या देखते हैं इस पौधे के अंदर, इवनिंग प्राइम रोज के अंदर, ऑर्निथेरा लैमार्कियाना के अंदर, कि इसके अंदर अचानक से कुछ परिवर्तन हो गया, है ना। जो इवनिंग प्राइम रोज था, इसके अंदर कुछ अचानक से परिवर्तन हो गया, ठीक है। इवनिंग प्राइम रोज के कुछ पौधे के अंदर ह्यूगो डी ब्रीज ने देखा कि इवनिंग प्राइम रोज के कुछ पौधे के अंदर, ठीक है, कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ जो देखने लायक था, है ना। कुछ पौधे के अंदर एक म्यूटेशन हो गया, ठीक है। जैसे जैसे इवनिंग प्राइम रोज का समझो, ये पौधा है, ऐसे बनता है, लेकिन जब इसके अंदर उत्परिवर्तन हुआ तब ये पौधा ऐसे ऐसे हो गया,
देखा यार कि भैया ये एक ही जाति का तो है, इवनिंग प्राइमरोज का ये भी पौधा है और इवनिंग प्राइमरोज का ये भी पौधा है, लेकिन ये अलग अलग बन गए, क्यों? तो ह्यूगो डी वरीज चाचा की बत्ती खुल गई। ठीक है, ह्यूगो डी वरीज चाचा इसे खड़े थे ना, ये देखो अब इनकी ये बत्ती खुल गई, आखिरकार क्यों? तो अब ये ढूंढना शुरू किए। ठीक है, तो ह्यूगो डी वरीज क्या देखते हैं कि इवनिंग प्राइमरोज के कुछ पौधे से ऐसे पौधे उत्पन्न हुए जो अपने जनक के बिल्कुल भिन्न थे। ठीक है, ह्यूगो डी वरीज ने क्या देखा कि इवनिंग प्राइमरोज के पौधे से, ठीक है, कुछ ऐसे पौधे उत्पन्न हुए जो अपने जनक के, ठीक है, जो अपने जनक के एकदम भिन्न थे। ठीक है, इवनिंग प्राइमरोज के कुछ पौधे से कुछ ऐसे पौधे उत्पन्न हो गए जो अपने जनक के बिल्कुल भिन्न थे। ठीक है, ये देख लिया भाई, देख लिया है ना, ह्यूगो डी वरीज चाचा ने देख लिया। अब ये चाचा क्या करते हैं? अब ये चाचा ये करते हैं कि ये बताते हैं, ठीक है, कि जीवों के आनुवांशिक पदार्थ या जीन, ठीक है, जीवों के आनुवांशिक पदार्थ या जीन या इससे संबंधित गुणसूत्रों में होने वाला परिवर्तन ही उत्परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, समझो, जीवों के आनुवांशिक पदार्थ, डीएनए व जीन व गुणसूत्र में, ठीक है, होने वाला परिवर्तन ही उत्परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो ह्यूगो डी वरीज ने इतना बता दिया कि भैया उत्परिवर्तन क्या होता है, बिल्कुल ये चीजें इन्होंने कंफर्म करके बता दिया। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ह्यूगो डी वरीज सिद्धांत किसने दिया, तो आप बिल्कुल फ्रैंकली जवाब देंगे उसका कि ह्यूगो डी वरीज, वो उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी वरीज ने दिया। ठीक है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया, तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन ने दिया। ठीक है, यदि पूछा जाए अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग का लक्षण किसने दिया, तो वो दिया लैमार्क ने। ठीक है, ये लक्षण आपको, वो सिद्धांत आपको याद करना होगा। ठीक है, आपको पता है वंशागत जो विभिन्नताएं होती हैं ना, ये भी उत्परिवर्तन होती हैं। ठीक है, कहते हैं ना जो वंशागत जो विभिन्नताएं होती हैं, वंशागत विभिन्नताएं भी, ठीक है, वंशागत भिन्नताएं भी उत्परिवर्तन का कारण है। ठीक है, जो वंशागत भिन्नताएं हो रही हैं, जो जीवों के अंदर वंशागत जो भिन्नताएं हो रही हैं, अलग अलग जीव पाए जा रहे हैं, वो भी एक उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन का कारण है। वंशागत भिन्नताएं मतलब कि जैसे मैं हूं, जैसे तुम हो, तुम्हारे बच्चे में कुछ चेंजेस होंगे, फिर उसके बच्चे में कुछ चेंजेस होंगे, फिर उसके बच्चे में, उसके बच्चे में, ये थोड़ा विभिन्नताएं हो रही हैं, थोड़ा म्यूटेशन हो रहा है। तो ये भी एक प्रकार से क्या होता है, ये भी एक प्रकार से उत्परिवर्तन ही होता है। ठीक है, इसको डार्विन ने, हमारे डार्विन महोदय ने नहीं बताया थे। इसमें क्या आता है उत्परिवर्तन में, जैसे हम लोग देखेंगे, पहला पॉइंट इसमें ये आता है कि जो उत्परिवर्तन होता है वो नई जीवधारी या नई जीव जातियों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, क्या होता है कि उत्परिवर्तन से नई जीव जाति का विकास होता है। जो उत्परिवर्तन होता है, जो म्यूटेशन होता है, उसी म्यूटेशन से ही नई जीवधारी का या नई जीव जाति का विकास होता है। ठीक है, ये अगर बोला जाए, डार्विन ने बोला था कि नई जीव जाति का विकास पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, लेकिन जब उत्परिवर्तन का नियम है तो उत्परिवर्तन के नियम के अनुसार ये जो नई जीव जाति का विकास पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं होता है। फिर कैसे होता है, तो वो होता है उत्परिवर्तन के द्वारा। ठीक है, उत्परिवर्तन क्या होता है कि अचानक से होने वाला परिवर्तन, अचानक से होने वाला परिवर्तन के द्वारा। ठीक है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं होता है। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं होता है, किसने बताया था, वो बताए थे डार्विन चाचा ने। ठीक है, दूसरा आता है
उत्परिवर्तन ना अनिश्चित होते हैं। उत्परिवर्तन क्या होते हैं? उत्परिवर्तन अनिश्चित होते हैं। ये अनिश्चित से क्या मतलब होता है? यानी कि उत्परिवर्तन किस अंग में हो रहा है कोई पता नहीं चलेगा, है ना। ये ऐसा नहीं होगा कि इसी अंग में उत्परिवर्तन होगा, वो कहीं होगा ही नहीं। उत्परिवर्तन अनिश्चित होते हैं, वो किसी भी अंग में हो जाते हैं, किसी भी अंग में हो सकते हैं। और उत्परिवर्तन लाभदायक भी होते हैं और कभी कभी ये उत्परिवर्तन हानिकारक भी होते हैं। कभी कभी यही उत्परिवर्तन लाभदायक होते हैं और कभी कभी ये उत्परिवर्तन हानिकारक होते हैं। ये उत्परिवर्तन क्या होते हैं? तो ये उत्परिवर्तन पीढ़ी दर पीढ़ी होते हैं, ठीक है। ये उत्परिवर्तन किसी एक अंग में परिवर्तन ला सकते हैं, ठीक है, एक अंग में परिवर्तन ला सकते हैं, एक अंग में परिवर्तन ला सकते हैं, या फिर बहुत अंगों में परिवर्तन ला सकते हैं, ठीक है, बहुत अंगों में परिवर्तन ला सकते हैं, उसी को बोलते हैं उत्परिवर्तन, ठीक है। उत्परिवर्तन क्या होता है? इसके साथ अंग जब उत्परिवर्तन होगा तो अंग जो होगा या तो वो पूर्ण विकसित हो जाएगा, है ना। जैसे किसी अंग में उत्परिवर्तन हो रहा है तो इसके कारण से, समझना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाबू, इसके कारण से अंग पूर्ण विकसित हो सकता है, यानी कि वो अच्छा हो सकता है ना, पूर्ण विकसित हो सकता है। या फिर ये तो पूर्ण विकसित हो गया यानी कि ये लाभदायक हो गया, ठीक है, या फिर विलुप्त भी हो सकता है समझ रहे हो, या फिर विलुप्त हो सकता है। किसके कारण से? उत्परिवर्तन के कारण से, म्यूटेशन के कारण से ये आपका अंग पूर्ण विकसित भी हो सकता है, आपके लिए लाभकारी भी हो सकता है, और उत्परिवर्तन आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है। बताओ यहाँ तक समझ में आया? अगर कोई सोचे कि मेरे अंदर उत्परिवर्तन हो जाए, है ना, मजे मजे के चक्कर में, अब बाद में पता चले भैया उसका अंग ही विलुप्त हो गया है ना, उसका अंग पूरा चला गया, है ना, फिर क्या करेगा? वही है, खत्म उत्परिवर्तन, ले लो, ठीक है। अब देखो, अब जो उत्परिवर्तन होता है ना, उत्परिवर्तन के बारे में डार्विन ने नहीं बताया था, ठीक है। देखो, एक होता है उत्परिवर्ती, म्यूटेंट, है ना, उत्परिवर्ती म्यूटेंट। म्यूटेंट क्या होता है? कि ऐसे जीव जिसमें सबसे पहले उत्परिवर्तन की शुरुआत होती है, ठीक है। क्या होते हैं? कि ऐसे जीव जिसमें सबसे पहले उत्परिवर्तन की शुरुआत होती है, उसे उत्परिवर्ती या फिर उत्परिवर्तक भी कहते हैं, म्यूटेंट। और ये शुद्ध नस्ल होती है, उत्परिवर्तन की शुद्ध नस्ल, जिसको बोलते हैं प्योर ब्रीडिंग। ये उत्परिवर्तन की शुद्ध नस्ल, क्योंकि जैसे मैं हूं, मेरे एग्जाम्पल मैं आ ही जाता हूँ, चलो घुमा देता हूँ, घुमा क्या मैं ही ले लेता हूँ, चलो ठीक है। मैं हूँ, जब मेरा बच्चा पैदा होगा, ठीक है, तो जो उसके अंदर जो चेंजेस आएंगे मेरे से, ठीक है, अगर उसके अंदर कुछ उत्परिवर्तन होगा, उसके देखते देखते उसके 3 हाथ निकल आए, है ना, एक हाथ पीछे भी आ गया, पीछे से लड़ाई करेगा तो पीछे से भी वो मारेगा, ठीक है। तो अगर पीछे से उसके हाथ आ गए ना, तो वो प्योर नस्ल है, शुद्ध नस्ल है। अब फिर अगर उसका बच्चा भी आया, उसके भी 3 निकल आए, फिर उसका मतलब ऐसे हो गए, ऐसे नहीं करवाना, ठीक है यार। मैं बहुत ना पता लगे तुम लोग देखना, इमेजिन करने लगो, तुम लोग इमेजिनेशन की दुनिया में चले जाते हो ना। कैसे जाते हो? मैं तुमको ले जाता हूँ हमेशा मजाक मजाक में, इमेजिनेशन में घुमा घुमा के, चलो चलते हैं यहाँ, चलो चलते हैं वहाँ, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। तो धीरे धीरे तुम लोग चले जाते हो, इमेजिनेशन में खो जाते हो, ठीक है। वहाँ से निकल आओ, वो इमेजिनेशन था, वो रियलिटी नहीं थी। रियलिटी क्या है? अपन के 2 हाथ हैं, अपन बॉडी बिल्डर नहीं है, है ना, वही बॉडी बिल्डर नहीं होगा, जाहिर सी बात है। आप लोग लैमार्कवाद के नियम में पढ़े ही हैं, ठीक है। तो ये समझ गए कि ऐसा जीव जहां से उत्परिवर्तन की शुरुआत सबसे पहले होती है ना, उसे उत्परिवर्ती कहते हैं, ठीक है। जो जीवों में उत्परिवर्तन की प्रवृत्ति होती है ना, वो प्राकृतिक होती है, ठीक है। जो जीवों में उत्परिवर्तन की जो प्रवृत्ति होती है वो प्राकृतिक होती है, ये चीज लिख लेना,
जो उत्परिवर्तन होता है ना वो प्राकृतिक होता है और उसकी समय दर कोई निश्चित नहीं होती है, ठीक है, और उसकी दर बदलती रहती है। जो उत्परिवर्तन होता है ना, उत्परिवर्तन की दर प्राकृतिक होती है, उत्परिवर्तन प्राकृतिक होता है, लेकिन उत्परिवर्तन की दर हमेशा बदलती रहती है, ठीक है। वो किसी भी, ये नहीं होगा कि ये एक टाइम पीरियड है, इसी टाइम पीरियड के अंदर उत्परिवर्तन होगा, और अगर इस परिवर्तन के अंदर उत्परिवर्तन नहीं हुआ, इस टाइम पीरियड के अंदर उत्परिवर्तन नहीं हुआ, तब इसमें कभी उत्परिवर्तन ही नहीं होगा। नहीं, उत्परिवर्तन की जो दर होती है वो कभी भी हो सकती है, कभी भी बदलती रहती है, ठीक है। देखो मैं आपको बता दूं, यदि आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हो, डीमोटिवेटेड हो जाते हो ना, तो हमारा एक और चैनल है और उस चैनल का नाम है बायो अमन मोटिवेशन। तो आप लोग उस चैनल पर जा करके ढेर सारे मोटिवेशनल वीडियोस को जरूर से जरूर देखना, ठीक है। चलो, 5वां नंबर पॉइंट क्या था उत्परिवर्तन के हिसाब से, कि उत्परिवर्तन का कोई नियत समय नहीं होता है, ठीक है। उत्परिवर्तन का, लिख लेना, कोई भी नियत समय नहीं होता है। जो उत्परिवर्तन होता है, जो म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन का कोई भी नियत समय, एक कोई भी है ना, कोई भी नियत टाइम पीरियड नहीं होता है, वो टाइम पीरियड बदलता रहता है, वो टाइम पीरियड अलग अलग होता रहता है, ठीक है। ये चीज़ होता है। तो ये होता है हमारा उत्परिवर्तन, और उत्परिवर्तन का सिद्धांत 1901 ईस्वी में ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था, ठीक है। डार्विन की पुस्तक पूछा था ना आप लोगों से, कितने लोगों ने बताया? नहीं बताया। ये पता है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, अगर आगे चल के आप लोग कभी फेल होते हो ना, आगे चल के आप असफल होते हो, ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी होगी। जितने बच्चों ने अभी तक कमेंट नहीं किया ना, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी होगी, क्योंकि आप अपने पढ़ाई के प्रति, है ना, आप अपने टीचर के प्रति, जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं, है ना, उसके प्रति आप लॉयल नहीं हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़ो यार, आगे तक जाओगे, नहीं तो बस ऐसे ही मजाक, जीवन में ऐसे तुम ऐसे ही मजाक करते रह जाओगे, ठीक है। तो आज हम लोग उत्परिवर्तन पढ़ लिए हैं, तो अब जैव विकास को हम लोग अब कंटिन्यू करेंगे। जैव विकास के अब लेक्चर आपको आना शुरू हो जाएंगे। जैव विकास, विकास एवोल्यूशन अब आप लोग सही से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। बायो अमन पॉइंट का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को आसान बनाना है, जिसके कारण से अधिक बच्चे पढ़ाई की तरफ आकर्षित हों और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं।